हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का अगला चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जो कि है डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। इस पूरे वीडियो में हम डेंटल प्रोडक्ट्स से जुड़े का इंट्रोडक्शन देखेंगे और डेंट्रीफायर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने इस वीडियो में जो हमारा टीथ है उसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। ये बहुत सी जगह एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, बहुत से टीचर इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये बिल्कुल सही है कि डेंटल ये जो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है ये कहीं भी आपको एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन डेंटल प्रोडक्ट्स को समझने के लिए डेंटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ पे अप्लाई होंगे? टीथ पे अप्लाई होंगे, डेंटल पे अप्लाई होंगे। तो जहाँ पे उनका एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को समझने के लिए हमको बेसिक स्ट्रक्चर समझना जरूरी होता है। हम बोलेंगे कि ये चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है हमारे डेंटल पार्ट में या हमारे टीथ के इस पार्ट पे या इस जगह पे वो वर्क करती है, तो ये हमको समझ में आना चाहिए और ये हमको पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट हमारे टीथ में कहाँ पे है और किस तरीके से वर्क करता है। इसलिए इंट्रोडक्शन में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को लिया है। भले इस चैप्टर में जो दूसरी चीजें हैं, भले वो जिंक यूजिनॉल सीमेंट हो या रोल ऑफ फ्लोराइड्स इन डेंटल कैरीज हो, इन सभी पैरामीटर्स को या डेंट्रीफायर्स, इन सभी को समझने के लिए हमको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ जो है वो पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में मैंने यही लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, और उसके बाद मैंने फिर डेंट्रीफाइसिस को समझाया है। तो हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ से। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के लिए हम स्टार्ट करेंगे पहले पार्ट से। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ जो टीथ है उसे बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बाहरी पार्ट है, एक बीच का पार्ट है और एक सबसे अंदर का रूट लेवल का पार्ट। तो जो बाहरी पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्राउन। ये आप देख रहे होंगे, ये बाहरी पार्ट है जिसे हम जब भी खाते हैं आपके प्री मोलर्स, मतलब कि सबसे लास्ट वाले जो दांत हैं उनका शेप जो है कुछ ऐसी होगा। आगे के दांत इस तरीके शेप के नहीं होते। ठीक है, वो थोड़े से तीखे होते हैं, केनाइन शेप में होते हैं। ठीक है, रूट पार्ट मतलब जो कि नीचे वाला पार्ट है, और पल्प चेम्बर मतलब कि बीच वाला पार्ट है। तो हमने हमारे टीथ को तीन भागों में बांट दिया है, अपर पार्ट, बीच वाला मिडिल पार्ट और रूट पार्ट जो कि बिल्कुल गम है, जिसको हम बोलते हैं मसूड़ों के अंदर होता है। इसके बारे में हम तीनों के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट देख भी लेते हैं कि ये है क्या चीज। एनाटॉमिक क्राउन मतलब जो सबसे ऊपरी पार्ट है इज द पोर्शन ऑफ द टूथ कवर्ड बाय द इनेमल। तो ये एक मटेरियल है, इनेमल, जिसके थ्रू हमारा दांत का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो कवर्ड होता है। रूट ये सबसे लोअर पार्ट है, सबसे नीचे की तरफ होता है, और 2/3 ऑफ द रूट टीथ टूथ में प्रेजेंट होता है। 2/3 मतलब कि लगभग आप देख रहे होंगे कि रूट जो है वो यहाँ तक है, ये देख रही मैक्सिमम बहुत यहाँ तक हमारे रूट दिख रही है। तो रूट जो है वो एक बड़े से पोर्शन में अवेलेबल होता है। पल्प चेम्बर, पल्प चेम्बर जो है वो हाउसेस ऑफ द डेंटल पल्प है, एन ऑर्गन ऑफ द माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व्स है। तो इस वाले पार्ट में, तो मैं आप थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ये पल्प चेम्बर जो है वो ये वाला पार्ट है जो आप देख रहे हैं, रेड सा जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है पूरा, ये पूरा पल्प है। इसमें आप देख रहे होंगे इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, पल्प चेम्बर, ये जो बीच वाला ये चेम्बर कहलाता है, ये पूरा हिस्सा पल्प कहलाता है। ठीक है, पल्प चेम्बर में क्या होता है, बीच में माइलिनेटेड नर्व्स और अनमाइलिनेटेड नर्व्स होती हैं, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और अदर ऑर्गन सेल्स होते हैं। मतलब ये बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, बहुत नरम वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसका अगर एक्सपोजर हो जाए तो दांत में काफी दर्द भी होता है।
तो इसी तीनों पार्ट को हम 4 टिश्यूओं के थ्रू क्लासिफाई या सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो वो हम चारों को पहले देख लेते हैं कौन से हैं, और उनके बारे में फिर हम थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हमको बहुत सुपरफिशियली इसमें स्ट्रक्चर को समझना है। ये इसलिए कि आपको अगर ये बोला जाए कि जो ड्रग है, वो एप्लीकेशन है, वो रूट पार्ट पर अप्लाई होगी, वो रूट पे जाके वर्क करेगी, वो पल्प वाले पोर्शन पे वर्क करेगी, वो क्राउन पोर्शन पे वर्क करेगी। इसलिए हमको स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ जो है वो पता होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने 3 पार्ट ऊपर देखे, वो 4 टिश्यूज से मिलके बने होते हैं, और इन्हीं टिश्यू के बारे में हमें एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा सा सुपरफिशियली डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है इनेमल। इनेमल सबसे आउटर पार्ट होता है, सबसे बाहर में जो हमको दांत का जो सरफेस दिखता है, जो मटेरियल, जो टिश्यू जिससे वो बना होता है, उसे हम इनेमल बोलते हैं। ठीक है, ये डेंटल टिश्यूज लिखा है यहाँ पे, ये डेंटल टिश्यूज है ना। डेंटिन, डेंटिन जो है वो इनेमल के जस्ट नीचे वाला पार्ट है। तो ये दोनों मिलके क्राउन बना रहे हैं। ठीक है, सीमेंटम, सीमेंटम जो है वो रूट वाला पार्ट, जो कि लास्ट में होता है नीचे की तरफ, और डेंटल पल्प जो कि पल्प चेंबर का पार्ट होता है। तो 3 पार्ट जो हमने देखे थे, उसमें 4 तरह के टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इन 4 तरह के टिश्यूज का हमको छोटा छोटा सा, बहुत इन शॉर्ट में हम इसका डिस्क्रिप्शन 1 बाय 1 देखते चलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इनेमल से। इनेमल क्या होता है और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इनेमल क्या है? इनेमल अ वाइट हार्ड मटेरियल है कवरिंग द पोर्शन ऑफ द टूथ प्रोजेक्टिंग अबोव द गम। जितने भी गम के बाहर, जब हमारे जो मसूड़े होते हैं, उनके ऊपर का जितना पार्ट होता है, वो ऑलमोस्ट पूरा इनेमल से कवर्ड होता है। ठीक है, इनेमल कंसिस्टिंग ऑफ द 98% मिनरल्स। इसमें 2 मिनरल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट और कैल्शियम, है ना। तो 98% जो है ये इनेम उससे बना होता है, बहुत डेंस होता है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी होता है। बॉडी का सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस जो है वो क्या होता है? हमारा इनेमल होता है। इसका ये नाम याद रखिएगा, इनेमल। क्योंकि जब हम डेंटिफायर्स पढ़ेंगे, या हम डेंटल कैरीज पढ़ेंगे, या जिंक यूजिनॉल सीमेंट पढ़ेंगे, तब इन सभी वर्ड का इस्तेमाल होगा। इनेमल पर वर्क करना, डेंटिन वर्क, ठीक है, डेंटिन में इन्फ्लेमेशन। तो आपको सिर्फ इनेमल में इतना याद रखना है कि सबसे आउटर वाला पार्ट होता है, 98% इसमें मिनरल्स होते हैं, बहुत डेंस इसमें मटेरियल जो है, मिनरल्स बहुत डेंसली कंपोज्ड होते हैं, और ये सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है बॉडी का। इतना आपको लिटिल बिट याद रखना है, ये कहाँ पे कैसा प्रेजेंट है। तो मैं अपन ने स्ट्रक्चर में देख लिया, ये जो बाहरी पार्ट है वो क्या है? इनेमल है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, या हम बोले दूसरे टिश्यू पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टिश्यू है वो क्या है? डेंटिन। डेंटिन अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें, यही हमने पहले वाला स्ट्रक्चर देखा, तो ये जो आपको थोड़ा सा येलोइश वाला पार्ट दिख रहा है, ये डेंटिन है। और ये डेंटिन आप देखेंगे ये नीचे तक आ रहा है, बिल्कुल आंख जहां तक दांत जो है नीचे जा रहा है, वहां तक ये होता है। लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और ये है क्या चीज, ये हम देखते हैं। डेंटिन क्या है? विच इज सराउंडेड द पल्प कैविटी। ये वो पोर्शन है जो कि पल्प कैविटी को, तो ये हमारी पल्प कैविटी है, और इसको चारों तरफ से इसने क्या कर रखा है? सराउंड कर रखा है, पूरी चारों तरफ से घेरे हुए। तो ये डेंटिन पार्ट एक्सटेंड थ्रू इंटायर द पोर्शन ऑफ द, वो पूरे नीचे से लेके ऊपर तक जो है उसका फैलाव होता है, इसका डेंटिन पोर्शन का। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये सॉफ्टर देन इनेमल होता है, इनेमल से ये सॉफ्ट होता है। सब्सेप्टिबल टू द टूथ वियर, मतलब फिजिकल और केमिकल जो वियरिंग और टेयरिंग जो हो सकती है उसके लिए ससेप्टिबल होता है। डज नॉट हैव नर्व सप्लाई बट कैन बी ए सेंसिटिव। इसमें कोई नर्व सप्लाई हम देख नहीं रहे हैं। नर्व सप्लाई वो जनरली कहाँ पे है? पल्प वाले चेम्बर, बीच वाले, यहाँ पे है। ठीक है,
लेकिन फिर भी अगर ये एक्सपोजर होता है तो भी हमको सेंसिटिविटी होती है। ये थ्रू आउट द लाइफ जो है ये प्रोड्यूस होता है। अब हमको ये चीज समझनी होती है, वो है सेंसिटिविटी के बारे में। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा और इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ता है। देखिए ये जो हिस्सा है दांत का, मतलब हम ये वाला हिस्सा देखो, मैं थोड़ा सा इसको सभी मार्क्स को क्लियर करके आपको बताता हूँ। हम ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इस वाले हिस्से को जब हम इनलार्ज करेंगे तो हमको ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड द डेंटिन्स एंड द पल्प। अब ये डेंटिन जो है वो ये है और पल्प वाला हिस्सा ये है, मतलब ये पल्प है और ये डेंटिन है, इसको हमने इनलार्ज किया। ये एक कनेक्टिंग ट्यूब्यूल से, ये ट्यूब्यूल्स हैं जिससे कि पल्प और डेंटिन वाला पोर्शन नीचे की तरफ दांत में अंदर गम के वहां आसपास, वहां पे ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। एंड द पल्प द टेबल रन पैरेलल टू ईच अदर इन एस शेप कोर्स। ये एक दूसरे की जो ट्यूब्यूल्स हैं ये ऐसे एक दूसरे की पैरेलल फॉर्म में अरेंज होती है। द ट्यूब्यूल्स कंटेन द फ्लूइड एंड नर्व फाइबर्स। इन ट्यूब्यूल्स में जो कि डेंटिन के अंदर होती हैं या डेंटिन और पल्प को कनेक्ट करती, इसके अंदर जो है कभी कुछ फ्लूइड और कुछ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होती है। नर्व फाइबर्स होंगी तो मतलब वो सेंसिटिव होंगी। सेंसिटिव होंगी इसका मतलब ये कि वहां पे अगर वो एक्सपोज होगा तो वो हमें दर्द महसूस होगा। ठीक। एक्सटर्नल स्टिमुली कॉज द मूवमेंट ऑफ द डेंटल फ्लूइड, a hydrodynamic movement which can result in a sharp short pain episode। अगर इस एक्सटर्नल स्टिमुलेशन होता है इस पार्ट का, तो फ्लूइड जो है वो मूव करता है इस पार्ट तक। मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन आपका एक्सपोज हो गया है, ठीक है, डेंटिन का। तो ये जब पार्ट एक्सपोज होगा तो ये ट्यूब्यूल्स में फ्लूइड जो है वो मूव करेगा। मूव करेगा क्यों? हाइड्रोडायनेमिक मूवमेंट करेगा। तो जैसे पानी लहराएगा इस टाइप से होगा। तो वो जो मूवमेंट है वो कहां तक जाएगा? पल्प में अंदर, जहां पे नर्व फाइबर्स वहां तक जाएगा। और वहां पे जाएगा तो हमें शॉर्ट और शार्प पेन जो है वो महसूस होगा। तो इस चीज का एक्सपोजर होने पे हमें दांत में दर्द, तीखा पेन होने लगता है। जब ये चीज एक्सपोज होती है, तो एक्सपोज होती है मतलब जब ये बाहर आ जाती है तब। तो डेंटिन हमको समझ में आ गया कि ये थ्रू आउट द प्रेजेंट होता है। ठीक है, डेंटिन और पल्प जो है दांत के निचले हिस्से में एक दूसरे से एक ट्यूबुल वाले पार्ट से जुड़े होते हैं, जिसमें फ्लूइड फ्लूइड होता है और नर्व फाइबर्स होती है। जब ये वह पोर्शन एक्सपोज होता है तो वो आपस में एक सेंसिटिव पेन जो है वो सेंसिटिव, उसमें स्टिमुलेशन होता है और वो पेन कॉज करती है। ठीक है, इसमें ऐसे तो डेंटिन में कोई भी नर्व फाइबर्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करता है, थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस होता है। चलिए नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट देखते हैं। वो क्या है? हमारे टूथ का, टीथ का या दांत का। इसी को थोड़ा सा हम डेंटिन में एक जो पार्ट छूट गया वो कि एसोसिएशन बिटवीन द इरोजन एंड डेंटिन हाइपरसेंसिटिविटी। तो हमने अभी यही वाला पार्ट वहां पे अपन ने बता रहा था मैं आपको, ये डेंटिन को और इनलार्ज किया गया है। इसमें बोला गया कि ओपन ट्यूब्यूल्स होंगी, तो ये ओपन ट्यूब्यूल्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये छेद से दिख रहे हैं। ऐसा छेद आपको उधर भी दिख रहे होंगे, पिछले वाले छेद ये दिख रहे हैं जो ब्लू वाले, जहाँ पे मेरा आप हाईलाइटर देखिएगा। ये जो पॉइंट है ये क्या है? ये वो ट्यूब्यूल्स हैं जहां से कि वो ओपन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी हमने वो दिखा है। तो ये ओपन ट्यूब्यूल्स होती है, देयर आर ग्रेटर इन नंबर्स, ठीक है, लार्जर इन डायमीटर्स हैं। और इरोजन और टूथ वियर जो होता है उसके कारण ये सेंसिटिविटी कॉज करती है। तो जब हमारा ये डेंटिन का ये पार्ट एक्सपोज होगा तो सेंसिटिविटी कॉज होगी। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के एड्स आते हैं टीवी पे, जिसमें कि काफी दर्द होता है ठंडा गर्म खाने पे। तो वो कब होता है? जब डेंटिन का ये वाला पार्ट, इनेमल यहाँ से इस नीचे वाले पार्ट से हट जाता है और डेंटिन का एक्सपोजर हो जाता है। डेंटिन का एक्सपोजर होगा तो वहां पे ट्यूब्यूल्स जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करेंगी, ठंडा गर्म खाने पे झंझनाहट होगी।
तो सेंसोडाइन जैसे एड ये आपने देखा होगा, इस तरीके के सेंसोडाइन, पेप्सोडेंट, इनके सबके टूथपेस्ट के एड आते हैं सेंसिटिविटी को कम करने की। तो वो सब क्या करते हैं, वो यहाँ पे एक लाइनिंग बनाते हैं सेंसिटिविटी को कम करने के लिए, कवरिंग बना लेते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज सीमेंटम। सीमेंटम आपको जो ये ब्लू लाइन में यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चर में, ये सब कुछ सीमेंटम, ये जो आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है ये सीमेंटन पार्ट है ना। मतलब पल्प भी नहीं है, और हम ये बोलें कि डेंटिन की लाइनिंग है एक तरह से। तो हम इसको देखते हैं क्या है, अ थिन लेयर ऑफ मिनरलाइज्ड टिश्यू कवरिंग द डेंटिन। जो डेंटिन को कवर कर रही है थिन लाइन, बहुत पतली सी, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सीमेंटम। A layer covering the portion of the tooth lying buried in the gum. Buried मतलब कि जो गम के अंदर होगा। गम मतलब है यहाँ तक हमारा गम है, ये हमारा जस्ट मिनट, ये यहाँ तक हमारा गम है, ऊपरी वाला पार्ट वाला हमारा दांत है जो हमको दिखता है। गम मतलब मसूड़े हो गए, मसूड़ों के अंदर जब वो डेंटिन, ये हमारा ये डेंटिन है, ठीक है, ये हमारा पल्प है, और इस डेंटिन की को कवर जिस पतली सी लाइनिंग ने कर रखा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सीमेंटम बोल रहे हैं, है ना। ये सॉफ्टर देन इनेमल एंड डेंटिन, दोनों से सॉफ्ट होता है। एंकर द टूथ टू द एल्वोअरी बोन अलोंग विद द पेरिडोंटल लिगामेंट, तो ये वहां पे उसको जमाए रखने के लिए जरूरी होता है दांत को मसूड़ों में, ठीक है। ये सेंसिटिविटी कॉज नहीं करता, नॉट सेंसिटिव प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो ये सीमेंटम के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सीमेंटम जो है वो क्या है, डेंटिन की एक कवरिंग है जो कि नीचे गम में होती है। बाहर तो इनेमल करता है, ठीक है, नीचे जो कवरिंग करता है सीमेंटम की, वो कौन करता है, डेंटिन की, वो सीमेंटम करता है ना। तो बाहर की तरफ कवरिंग डेंटिन की किसने करी, इनेमल ने। अंदर की तरफ डेंटिन की कवरिंग किसने करी, सीमेंटम ने, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और थर्ड और जो लास्ट फोर्थ जो सब हमारा सबसे पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है वो है पल्प, डेंटल का पल्प। तो इसमें आपको ये जो डार्क दिख रहा है पार्ट, ये पूरा पल्प है। आप देख रहे होंगे इस पूरे में आपको नर्व फाइबर्स दिख रही होगी। दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, ये सबसे बीच का पार्ट है टूथ का। सॉफ्ट है सबसे, सभी पार्ट में से, सभी टिश्यूज में से सबसे सॉफ्ट टिश्यूज है। रिच विद द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द टूथ पल्प इज द क्राउन ऑफ द टूथ, इज आल्सो नोन एज द कोरोनल। तो इसका जनरली वर्क क्या होता है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है वहां पे टूथ के, जो भी रिक्वायरमेंट होती है ब्लड सप्लाई की, और उसके थ्रू वहां पे वो नरिशमेंट जो है वो प्रोवाइड कराता रहता है, जिससे कि वो हमारा जो दांत है वो प्रॉपरली अपने आप को बनाए रखता है और वो स्ट्रेंथ बनी रहती है उसकी। पल्प कैनल ट्रांसफर द रूट टू द रूट ऑफ द टूथ, तो ये रूट ऑफ द टूथ तक जाएगी, नीचे तक, बिल्कुल सबसे नीचे तक जाएगा, है ना। टिपिकली सेंसिटिव टू द एक्सट्रीम थर्मल स्टिमुलेशन, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है जो डेंटल पल्प होता है। तो जो झंझनाहट वाला जो मेन हिस्सा है वो इसी के कारण होता है, ठीक है। ये या इस किसी भी तरह से अगर स्टिमुलाइजेशन हो जाए या फिर ये एक्सपोज हो जाए तो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, हॉट और कोल्ड दोनों के लिए। आगे हम देखते हैं अब हमारा टॉपिक डेंट्रीफायर्स। तो ये इंट्रोडक्शन था, ये पार्ट अपन ने इसलिए लिया है ताकि अब जो भी आप डिसीज पढ़ेंगे दांतों से जुड़ी हुई, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, एक चीज और आप याद रखिएगा कि गम को जो है एक और नाम से बोलते हैं, वो मैं आपको जब उसकी डिसीज आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो उसमें आपको ये 4 नाम याद रखने हैं और उसके अलावा एक वो 5वां नाम याद रखना है। बस इतना ही आपको याद रखना है और इनके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा डिटेल में दांतों के स्ट्रक्चर्स में नहीं जाना है। तो डेंट्रीफायर्स क्या है, दीज आर दी सब्सटेंसेस विच यूज्ड विद द टूथब्रश। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि हम टूथब्रश नहीं होता तो हम पहले कैसे किया जाता था इसका इस्तेमाल किया जाता था दातुन के रूप में, या फिर उंगली से भी कर लेते हैं, है ना। तो डेंटिफायर्स ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको हम या तो टूथब्रश या किसी भी एप्लीकेटर से हम अप्लाई करें सरफेस ऑफ द टूथ पे, जो टीथ है उसके सरफेस पे हम अप्लाई करें, किसके लिए करेंगे अप्लाई, क्लीनिंग के लिए।
तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे दांतों की सरफेस की क्लीनिंग के काम आता है, जिसे हम किसी भी एप्लीकेबल से, किसी भी एप्लीकेटर से अप्लाई कर सकते हैं। वो ब्रश भी हो सकता है, उंगली भी हो सकती है, किसी से भी। ठीक, तो ये एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन। इसका जो वर्ड बना है वो डेंस मतलब टूथ का मतलब होता है, और फायरकेट्स मतलब टू रब, मतलब हमको उसको अच्छे से रगड़ना है दांत के सरफेस पे, डेंटल फायर्सेस को, जिससे कि उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो एकदम चमकदार और वाइट बन जाए। तो ये सरफेस क्लीनिंग के काम आता है। इसके और कुछ पॉइंट्स है जो हमको याद रखना है। द क्लीनिंग एक्शन इज डिपेंड अपॉन द एब्रेसिव प्रॉपर्टी। एब्रेसिव का मतलब होता है कि वो ऊपरी हिस्से को कितना क्लीन कर सकते हैं। सरफेस एक तो क्लीन करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम एब्रेसिव एजेंट्स बोलते हैं। तो एब्रेसिव एजेंट जो है वो डेंटिफायर्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक है। एंड रबिंग फोर्स यूज, आपने कितना फोर्स रब करने के लिए यूज किया है, और जिस एजेंट को हमने एज ए डेंटिफायर यूज किया है उसकी एब्रेसिव प्रॉपर्टी कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा कि जो डेंटिफायर्स हैं वो कितने अच्छे से दांत को साफ कर पा रहा है। इनको हम अप्लाई कर सकते हैं आइदर पाउडर और पेस्ट। आजकल जेल्स भी आते हैं मार्केटेड, जो टूथपेस्ट है वो जेल फॉर्म में भी आते हैं। तो जेल, टूथपेस्ट, पेस्ट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में पहले आते थे। ठीक है, तो हम डेंटिफायर्स को किसी भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली पाउडर और पेस्ट कॉमन है, और आप नाउ डेज जेल्स आर आल्सो। मेन ड्रॉबैक क्या है इसका? द मेन ड्रॉबैक इज दैट इट विल नॉट एबल टू क्लीन। अब ये क्लीन तो कर रहा है लेकिन सिर्फ ऊपरी सरफेस पे है ना, नॉट एबल टू क्लीन द सरफेस इनसाइड द कैविटीज एंड सर्वाइसेस बिटवीन द टीथ। तो दांतों के जो दांत ऐसे होते हैं, ठीक है, तो ये ऊपरी हिस्से को तो यहाँ को तो साफ कर लिया, लेकिन जो दांतों के बीच में जो हिस्से होते हैं दो दांत के, वहां पे जाके ये सफाई नहीं कर पाई। ठीक है, आप भले कितना से ब्रश से कर लीजिए, ये डेंटिफायर्स वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसके लिए अलग से क्लीनिंग एजेंट्स हम टूथपेस्ट में मिलाए जाते हैं, जो कि उस हिस्से तक जाके वहां पे क्लीनिंग है। तो ये जनरली ऊपरी सतह को साफ करने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये इतना हमको डेंटिफायर्स के इसमें ध्यान रखना है। इन्हें हम क्लासिफाई भी करते हैं। तो डेंटिफायर्स जो हैं वो दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेस। ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेस है। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है? कॉस्मेटिक डेंटिफायर्स, और दूसरा है थेरापेटिक डेंटिफायर्स। तो कॉस्मेटिक क्या है? दीज आर द इफेक्टिव इन द रिमूविंग द एक्सटेंडिंग स्टेनिंग, मतलब बाहरी तौर पे, जैसे कि आपको ये यहाँ पे स्टेनिंग दिख रही होगी, तो जो बाहरी तौर पे जो स्टेनिंग हो जाती है उनको रिमूव करने के लिए, जैसे क्या सेलिब्रिटीज जितनी आपने देखी होगी सबके दांत सफेद एकदम एक लाइन में चमकदार दिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कॉस्मेटिक इस तरह की सर्जरी करवाते हैं ताकि दांत जो है वो एकदम से क्लीन दिखे। उनके दांत आपको कभी भी एकदम स्टेनिंग नहीं दिखेगी। हमारे दांतों में आप देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत स्टेनिंग मिलती है। ठीक है, भले आप पान गुटखा खाते हो या नहीं खाते हो, ठीक है, हल्की सी स्टेनिंग रहती है, लेकिन उनके एकदम क्लीन रहते हैं। तो वो कॉस्मेटिक डेंटिफायर्स का यूज करते हैं फॉर रिमूविंग दी स्ट्रेनिंग, मतलब बाहर की स्टेनिंग को रिमूव करने के लिए। occurs on the tooth surface often end product of the bacterial metabolism। ये नॉर्मल है, बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के कारण जो वहां पे स्टेनिंग थोड़ी बहुत हो जाती है। रेंजेस फ्रॉम द ग्रीन टू येलो टू ब्लैक, और इसकी जो कलर है इस स्टेनिंग का ये किसी भी होता है, ग्रीन, येलो, ब्लैक। येलोइश इज द मोस्ट कॉमन कलर है। अब दूसरा जो कैटेगरी है वो है थेरापेटिक डेंटिफायर्स। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरह की थेरापेटिक एप्लीकेशन में यूज होते हैं। तो डेंटिफायर्स दे आर मस्ट बी रिड्यूस द डिसीज प्रोसेस इन द माउथ सच एज। तो दांतों में या मुंह में होने वाली कुछ बीमारियों को रोकने के लिए इस तरीके के डेंटिफायर्स का यूज किया जाता है। जैसे कि कौन सी बीमारियां, जैसे कि कैरीज इंसिडेंट्स। ठीक है, तो कैरीज जो प्रोड्यूस होती है उनको रोकने के लिए। ठीक है, प्लॉक और कैलकुलस। प्लॉक क्या है मैं आपको थोड़ा सा एरो से बताता हूँ। देखिए प्लॉक ये आपको दिख रहा है, ये प्लॉक है, और इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा तो ये कैलकुलस है। तो ये नीचे वाला ये जो हिस्सा दिख रहा है ये प्लॉक है और ऊपर वाला कैलकुलस। तो ये दोनों को
रिमूव करने के लिए और थेरापेटिक डेंटिफाइसिस का यूज किया जाता है। टूथ सेंसिटिविटी हमने देख लिया कि जो डेंटिन का जो पार्ट है जब वो एक्सपोज होता है तो पल्प में सेंसिटिविटी कॉज होती है। ठीक है, इस पल्प में सेंसिटिविटी कॉज होने के कारण सेंसिटाइजेशन हो जाता है। ठंडा गर्म खाने पे पेशेंट को दांतों में दर्द होता है और झंझनाहट महसूस होती है। ठीक है, और फिर है ये जिंजिवाइटिस। इसका मतलब ये है कि गम में स्वेलिंग हो जाना, मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, उसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। तो गम का मतलब दूसरा वर्ड क्या है? जिंजिवाइटिस, जिंजिवा बोलते हैं इसको, जिंजिवा। ठीक है, तो जिंजिवाइटिस जो है वो स्वेलिंग इन द गम्स है, या मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाना या सूजन आ जाना, उसको हम ये बोलते हैं। तो इनके इस तरह के डिसीज को ट्रीट करने के लिए जो हम डेंटिफाइसिस यूज करते हैं उन्हें हम थेरापेटिक डेंटिफाइसिस बोलते हैं। अब हमने ये पढ़ा था अभी कि डेंटिफाइजर्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं आइदर इन द टू फॉर्म, पाउडर और पेस्ट। तो हम एक टूथपेस्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखेंगे। तो टूथपेस्ट का कॉमनली कॉम्बिनेशन क्या होता है उसको हम एक इन शॉर्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें एब्रेसिव एजेंट होगा जो कि डेंटिफाइजर्स की तरह वर्क करेगा। ठीक है, वाटर कंटेंट होगा, हिमैक्टेंट होंगे, डिटर्जेंट होंगे, थिकनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग, स्वीटनर, थेरापेटिक एजेंट्स एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीजें डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द टूथपेस्ट और नीड ऑफ द टूथपेस्ट पे हिसाब से उसमें मिलाई जाती है। तो हम एक एक करके इन शॉर्ट इन सभी को हम देखते चलते हैं। तो सबसे पहले है एब्रेसिव एजेंट। एब्रेसिव एजेंट्स, कॉमनली एब्रेसिव एजेंट्स का एग्जांपल क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथपेस्ट। ये टूथपेस्ट का बल्क फॉर्मेशन मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने के काम आता है। हेल्प्स टू पॉलिश द टूथ बाय एलिमिनेटिंग द कैलकुलस, soft deposit as well as food particle stuck on the tooth, and it depends on, ये किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल हार्डनेस ऑफ द एब्रेसिव, साइज ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल, मतलब जो हमने एब्रेसिव एजेंट यूज किया है उसकी हार्डनेस पे, उसके पार्टिकल साइज पे, एंड शेप है ऑफ द पार्टिकल स्टेन, जो स्टेनिंग है उसका शेप और उसमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स किस तरीके के हैं उस पर इसका एक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जनरली हम डेंटिफाइजर्स जो सरफेस क्लीनिंग के लिए यूज होता है। हिमेक्टेंट क्या है? द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट जो है वो ट्यूब के अंदर रहता है लेकिन वो ड्राई नहीं होता, तो उसकी उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए जो हम उसमें हम एजेंट मिलाते हैं उन्हें हम हिमेक्टेंट बोलते हैं। एंड इट मेंटेन्स द वेटनेस to maintain the consistency of toothpaste, and it act as a preservation agent such as sodium benzoate, glycerin is the normal humectant agent है। ठीक है, तो ये उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज होते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी, उसके फ्लो को बनाए रखने के लिए भी ह्यूमेक्टेंट का यूज किया जाता है। तो ये एक हमारे एजेंट थे। और आगे तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें कंपोनेंट है वो क्या है? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या करता है? डिटर्जेंट एक क्लीनिंग एजेंट है और फॉर्मिंग एजेंट। जो पेस्ट में जो झाग आते हैं वो इसी के कारण आते हैं। इसके कारण क्या होता है? डिटर्जेंट क्या करता है? रिमूवल ऑफ फूड डेब्रिड्स, जो फूड जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रिमूव करने में, दांतों के बीचों में से रिमूव करने में मदद करता है। इसमें कौन कौन से एजेंट्स हैं? सोडियम लॉरल सल्फेट जो कि एक बहुत कॉमनली यूज्ड डिटर्जेंट एजेंट है इन द टूथपेस्ट, और है कोका अमाइडो प्रोपाइल बेटाइन, तो जो है इसका अनदर यूज। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है कि ये इरिटेटिंग टू द म्यूकस मेम्ब्रेन होता है कभी कभी, आल्सो मे कॉज द नोजिया आल्सो, रिडक्शन इन द केराटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियम सेल्स, और डीनेचर, समटाइम्स डीनेचर द प्रोटीन्स। तो इसके कुछ ये डिसएडवांटेज हैं अगर हम डिटर्जिंग एजेंट को यूज करते हैं, तो इसलिए अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में इसका यूज किया जाता है ताकि कुछ इसके इस तरीके के डिसएडवांटेज देखने को टूथपेस्ट में ना मिले। अगले देख लेते हैं और भी एजेंट्स जो हैं उनके बारे में भी हम फटाफट से देख लेते हैं। जैसे फ्लेवरिंग एजेंट है जो यूज किया जाता है, इसमें पेपरमेंट और विंटर ग्रीन जो है वो कॉमनली एग्जाम्पल्स हैं। फ्लेवरिंग एजेंट जो फ्लेवर्स हमको आते हैं, मस्ट अवॉइड द अनप्लीजेंट टेस्ट जो प्रोवाइड कराते हैं टेस्ट में, हम पेस्ट में जो हमको
एक अच्छा सा स्वाद जो आता है वो इन्हीं के कारण आता है। एंड इट शुड प्रोवाइड द रिफ्रेशिंग आफ्टर टेस्ट, और हमको ऐसा लगता है कि मुंह में एकदम ताजगी भर गई हो, ठीक है, ठंडा ठंडा सा लगने लगता है। स्वीटनिंग एजेंट, इसमें सेक्रेनिंग यूज होता है, एडेड टू मेक द पेस्ट एक्सेप्टेबल फॉर द यूज इन द माउथ, ठीक है। तो ये मीठा मीठा सा एहसास देता है। बच्चों के टूथपेस्ट में जनरली इसका यूज किया जाता है, जो बच्चों के आजकल टूथपेस्ट बनते हैं उसमें स्वीटनिंग एजेंट जो है वो कंपलसरी मिलाया जाता है, और हमारे उसमें भी होता है जो कॉमनली यूज होते हैं। एंटी प्लॉक एंड एंटी जिंवाइटिस एजेंट्स, मतलब कि कुछ जो प्लॉक हैं वो, और या जो थेरापेटिक डेंटिफायर से टूथपेस्ट बनाए जाते हैं उनमें ये जनरली मिलाए जाते हैं, ताकि जो प्लॉक है और जो जिंजिवाइटिस हुआ है उसको हम ट्रीट कर सकें। सच एज द स्टेनस पायरोफॉस्फेट जिंक सिट्रेट्स टू मेंटेन दी गम हेल्थ, ठीक है। तो ये कुछ और एजेंट्स थे जो कि हम यूज करते हैं काय में, टूथपेस्ट में। कुछ और एजेंट्स हैं जो लाइक द एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ट्राइक्लोसेन है। दिस एजेंट इज इफेक्टिव इन द रिडक्शन ऑफ द सुप्राजिंजिवाइवल प्लॉक, मतलब कि ऊपरी हिस्से पे जो प्लॉक बनता है, और सुप्राजिंजिवाइवल कैलकुलस और जिंजिवाइटिस को यूज करने के लिए इन एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स का। बैक्टीरियल क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन होता है उसके कारण ये सब चीजें वहां पे माउथ में हमारे दांतों के बीच में होती है। फ्लोराइड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे एक टॉपिक ही है, ऑलरेडी हमारे चैप्टर में दिया हुआ, रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। द कंपाउंड ऑफ द फ्लोराइड आर नोन एज टू बी स्ट्रेंथन द इनेमल बाय द मिनरलाइजेशन। तो ये मिनरलाइजेशन वहां पे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था 98% मिनरल्स होता है हमारे दांतों के ऊपर एक क्राउनी पार्ट में, इनेमल में, तो इसलिए वहां पे मिनरलाइजेशन को बढ़ाते हैं, मेकिंग द टीथ मोर रेजिस्टेंट टू द एसिड प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो एसिड्स बनते हैं उसको रोकने में, तो इसमें स्टेनस फ्लोराइड जो है वो कॉमनली कंपाउंड है। सोडियम फ्लोराइड जो है वो भी यूज होता है, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट जो है वो भी कॉमनली इसमें यूज्ड होता है। तो these are the agents, these are the components which are used in the toothpaste for making the substance। तो ये हम डेंटिफायर जब पढ़ते हैं तो आप इसको एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है, किन फॉर्म में किया जाता है, किन डोजेस फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे पाउडर और पेस्ट है तो उसका आप एक कंपोजिशन इसमें बता सकते हैं जिसका कि इसका कंटेंट जो है अप्रोप्रिएट बन जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। कोई आपका क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे डेंटल प्रोडक्ट के नए टॉपिक के साथ।